चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। इस पूरी यूनिट में 3 चैप्टर्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएबल्स, सेकंड है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एंड द थर्ड वन इज इवोल्यूशन। तो ये 3 चैप्टर्स क्या है यहाँ पे आपके कवर होंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और काफी क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। यानी इस पूरी यूनिट यानी 3 चैप्टर से कम 6 से 7 क्वेश्चन कवर होते हैं, है ना। अगर 6 क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं तो 4 6 24, दैट मीन्स 24 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होंगे। टफ नहीं है, बहुत इजी है, टफ लेके मत चलना। स्टार्ट करें, चलो। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएबल्स। क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब, क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब? वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते रहते हैं, जो चेंज नहीं होते, वो कैरेक्टर्स फिक्स है, तो वो क्या होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है। वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं, जो कैरेक्टर्स में चेंज आता है वो, है ना। कैसे? जैसे 2 पेरेंट्स हैं, सपोज दैट एक फादर है एक मदर है। फादर की हाइट अच्छी है, मदर की हाइट कम है ना। मानो फादर की हाइट है 6 फीट और मदर की हाइट है 5 फीट। तो अब कंडीशन क्या है कि जो बच्चा पैदा हुआ, सपोज दैट कि जो फादर है वो टॉल है, टॉल को हम कैपिटल टी में लिखते हैं, और मदर जो है वो शॉर्ट है या डॉफ है, डार्फ या शॉर्ट। तो जब इनका क्रॉस होगा तो जो प्रोजेनी होगी ना वो क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी उसमें कैपिटल टी यानी फादर की हाइट के भी करेक्टर होंगे, मदर के भी होंगे, लेकिन यहां पर फादर की हाइट के करेक्टर डोमिनेट कर रहे हैं। फादर की हाइट का करेक्टर डोमिनेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट होता है और स्मॉल टी जो होते हैं ये होते हैं रेसेसिव। देखो क्या होते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव, वो बताता हूं, तब फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी अपन चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे इनहेरिटेंस आता है और कैसे वेरिएबल्स आते हैं, वो चीज आपको बता रहा हूं। देखो ये है डोमिनेंट, ये डोमिनेंट। 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। रेसेसिव वो होता है जो दबा हुआ कैरेक्टर है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, जो अपने आप को आगे लेके आता है। जैसे बच्चों में भी होता है ना कि अरे ये ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये औरों को बोलने ही नहीं दे रहा, यही सब कुछ बोल रहा है, यही सब कुछ कर रहा है। वही होता है अरे ये तो चूहे की तरह चुपचाप बैठा हुआ है साइड में, ये तो रेसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस ना करे वो रेसेसिव है। तो जब फादर और मदर यानी 2 पेरेंट्स की शादी हुई तो जो बच्चा आया यानी ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ स्प्रिंग आई, है ना। तो जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, कैपिटल टी। तो ये तो टॉल था, ये तो टॉल था, और ये क्या था, डाफ। क्या था, डाफ था। अब जरा ध्यान से देखो, जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेट, दैट मींस ऑफ स्प्रिंग भी क्या होगी बेटा, टॉल होगी। ऑफ स्प्रिंग भी टॉल होगी, पता चल रहा है। लेकिन अगर वहीं पर 2 ऑफ स्प्रिंग्स के बीच में क्रॉस कराया गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब यहां से बनता है पुनेट स्क्वायर, है ना। यहां से हम किसको यूज करते हैं, पुनेट स्क्वायर। ये पुनीत नहीं है ना, ये पुनेट है, तो क्या आया, पुनेट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक टी इस टी के साथ क्रॉस करेगा, फिर यही टी इस वाले टी के साथ क्रॉस करेगा, है ना। सेम ये वाला टी जो है इसके साथ क्रॉस करेगा और ये वाला टी इसके साथ क्रॉस करेगा। तो इसको हम करते कैसे, एक स्क्वायर बना लेते हैं, पुनेट स्क्वायर। देखो ये रहा, एक आया कैपिटल टी, स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो क्रॉस कराऊं, आप ऐसे भी तो करा सकते हो ना, इसका क्रॉस हुआ, इसका और इसका, तो कैपिटल टी बना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पुनेट स्क्वायर को यूज करते हैं। पुनेट स्क्वायर किस काम में हेल्प करता है, हमें क्रॉसिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो आसान हो जाता है। यहाँ पे देखो अभी तो एक ही करेक्टर है, जब एक से ज्यादा करेक्टर हो जाएंगे ना, अभी तो आप यहाँ पे देख के बता दोगे कि सर कैपिटल टी कर रहे हैं और कैपिटल टी बनाया, सर एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, एक बार स्मॉल टी कैपिटल टी कर रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बार स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ तो आपने बता दिया क्योंकि एक ही करेक्टर था। लेकिन अगर एक से ज्यादा करेक्टर्स हैं, अब आपको दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, पुनेट स्क्वायर को। ठीक है,
पुनेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड बताया। तो उन्होंने क्या बोला, कैपिटल टी क्रॉस हो रहा है, एक बार कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस हो रहा है, एक बार कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक बार स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ध्यान से समझो, इनहेरिटेड एंड वेरिएबल्स, यहां पर ये डोमिनेट था, ये रेसेसिव थी, तो जो ऑफ स्प्रिंग बनी वो टॉल बनी, यानी ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है, ठीक है। अब जब इन दोनों, यानी इसको बोलते हैं F1 प्रोजेनी, ठीक है, ये पेरेंट्स थे, ये कौन थे, ये पेरेंट्स थे, और पेरेंट्स से क्या है, F1 प्रोजेनी। अब F1 में क्रॉस होकर के जो आ रहे हैं वो क्या है, वो F2 प्रोजेनी है ना, F मतलब फ्लेलियल जनरेशन है ना, तो F1 और F2। अब की बार देखो, ये तो टॉल होगा, ये क्या होगा, ये होगा टॉल, अच्छा ये क्या होगा, ये भी टॉल होगा, ये क्या है, ये भी टॉल है, लेकिन ये क्या है, डाफ यानी स्मॉल या शॉर्ट। तो अब क्या हुआ, वेरिएबल आ गए, आए ना वेरिएबल। अच्छा वो वेरिएबल जो थे वो रेसेसिव कैरेक्टर थे पहले, लेकिन अब वो रेसेसिव यहाँ पे आके अब डोमिनेट कर गए, पता चला। और अब 3 बच्चों की हाइट तो बड़ी है, लेकिन एक छोटा है, ऐसा होता है ना, घर में पता पड़ा कि 2 भाई बड़े हैं, एक की हाइट छोटी है, ऐसा होता है ना, तो फिर उसको बोलते हो छोटू या, है ना। तो इसका मतलब देखो, कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, देन फिर ये जो ऑफ स्प्रिंग, जब ये पेरेंट बनी तो अगेन ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हुए, लेकिन वहां पे वेरिएबल्स आ गए, वेरिएशन आ गई। ऐसा नहीं है जी हमारे तो दादाजी बहुत लंबे थे, 6.5 फुट के थे, तो हम भी 6.5 फुट के होंगे, जरूरी नहीं है। मेरे दादाजी थे 6 फुट 2 इंच हाइट थी, मेरे पापा है 6 फुट 1 इंच हाइट है, लेकिन हम 5 9 रह गए, पता पड़ा क्यों, क्योंकि हमारी मम्मी की हाइट थोड़ी सी कम है। तो वहां से क्या हुआ, वहां से भी तो करेक्टर आए, ऐसा सबके घर में होता है, ठीक है। तो पता चला इनहेरिटेंस और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो करेक्टर्स में वेरिएशन आता है वही वेरिएबल्स है, ठीक है। कि परंपरा चलती आ रही है जी हमारे घर में तो लंबे ठाड़े थे, या कहीं परंपरा चल रही है अरे हमारे तो छोटे छोटे लोग हैं घर में, एक लंबा पैदा हो गया, तो वहां पे वेरिएबल्स आ गए ना। और इनहेरिटेड है मतलब करेक्टर तो ट्रांसफर होते रहे, पता चला। चलो, तो ये था एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन जो मुझे आपको समझाना था कि चैप्टर टफ नहीं है, इस चैप्टर में हमें यही चीजें पढ़नी है कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। पहले हम लोग गार्डन पी में पढ़ेंगे, पाइसम सटाइवम में, है ना, जो मेंडल ने किया था, मेंडल ने किया था ना। मेंडलीव तो केमिस्ट्री में है, पीरियोडिक टेबल वाले ना, तो अगर मैं मेंडलीव गलती से बोल दूं तो मुझे बोल देना सर मेंडल है वो, है ना, क्योंकि हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, तो साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो चलो इसको मिटाते हैं, है ना, या इसको नोट करना है, इसको तो जरूरत नहीं है, तो सब चीजें आगे आएंगी, है ना। तो चलो आप चीजें समझते हैं और फिर आप उनको नोट भी करना। जरा मुझे बताओ, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हुए, इसका मतलब, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हुए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। क्या ये बायोलॉजिस्ट थे, नहीं थे, ये कौन थे, ये मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन थे, है ना, यानी ये कायदे में मैथमेटिशियन थे और अपने काम इन्होंने अच्छे किए। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि जिन लोगों की, अब भी होता है कि जिन लोगों की अचीवमेंट्स अच्छी होती है, जैसे MS धोनी आर्मी में कर्नल, है ना, तो जिनकी अचीवमेंट्स अच्छी होती है ना उनको एक अच्छी उपाधि दे दी जाती थी। तो ये अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो जब ये अच्छे मैथमेटिशियन थे तो इनको क्या किया गया, इनको उपाधि दे दी गई। क्या उपाधि दी गई इनको, कि ये चर्च में क्या बना दिया इनको, प्रीस्ट बना दिया। प्रीस्ट मतलब पादरी, फादर, है ना। तो ये क्या थे, ये प्रीस्ट थे किसमें, चर्च में। रियल में कौन थे, मैथमेटिशियन थे, और इनको क्या बनाया गया, प्रीस्ट बनाया गया इन चर्च। प्रीस्ट तो चर्च में ही होते हैं, है ना, ठीक है। तो चर्च में इनको क्या बनाया गया, स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, है ना, कुछ गड़बड़ होता है ना, ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना, वह इतना जरूरी है। तो इनको चर्च में प्रीस्ट बना दिया गया। अच्छा, जब ये चर्च में प्रीस्ट बनाया गया ना, तो वहां पर अब चर्च है, गार्डन है, तो वहां पर
एक तरह की वो मटर, पी मतलब मटर, एक तरह की मटर उग रही थी, ठीक है। उस मटर यानी उस पी को बोलते थे गार्डन पी। क्या बोलते थे? गार्डन पी, गार्डन पी। और उसका नाम क्या था गार्डन पी का? गार्डन, हाँ, पायसम, हाँ, पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम, ठीक है। तो ये पी इन्होंने देखी, तो इन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया कि कुछ पी के पेड़ तो बड़े थे, कुछ छोटे थे। तो बोले यार, जब सारी की सारी मटर है तो पेड़ भी बड़े होने चाहिए। पेड़ मतलब बेल, है ना, मटर की बेल होती है, ठीक है, एक तरह से, है ना, ठीक है, पेड़ मतलब बेल की बात कर रहे हैं। तो कुछ की हाइट सही थी, है ना, पी प्लांट्स की, कुछ की हाइट कम थी। तो उन्होंने बोला यार ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने उसको स्टडी किया, और स्टडी करके बोला कि एक फैक्टर है जो ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, है ना। तो इन्होंने वर्ड का यूज किया फैक्टर, बाद में उस फैक्टर वर्ड को ही क्या बोला गया? जीन बोला गया। तो उन्होंने वर्ड यूज किया फैक्टर। किसी ने बात नहीं मानी, क्यों? मैथमेटिशियन है, बायो में कैसे घुस गया है? हम एग्री नहीं करते भैया, जो मैथ का इंसान है वो बायोलॉजी बताने लगेगा, तुम्हें यकीन आएगा? किसी को यकीन ही नहीं आया, है ना। बहुत इन्होंने बताया लोगों को, भैया दुनिया वालों सुन लो, हम भी थोड़े पढ़े लिखे हैं, हमने थोड़ी सी मैथ लगा दी तो क्या हुआ, है ना। दुनिया वालों ने माना नहीं। एट द एंड बेचारे कह के मर गए। तो कब मरे? कब मरे? इनकी डेथ हुई, डेथ ऑफ, डेथ ऑफ, हाँ, मेंडल। तो मेंडल की डेथ कब हुई? 1884 में। तो कब इनकी डेथ हुई? 1884। ये लिखा है क्या एनसीईआरटी में? क्या लिखा है? ईयर चेंज है? दिए ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपने को पता होना चाहिए कि 1884 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। इनकी डेथ के 16 साल बाद, यानी इन इन 1900, है ना, इन आफ्टर आफ्टर 16 years, 16 years of Mendel death, that is 1900, 1900 में, यानी 16, इनकी डेथ के 16 साल बाद वापस से इनकी जो डिस्कवरीज थी वो रीडिस्कवर की गई, है ना। तो आफ्टर 16 years ऑफ मेंडल डेथ, सम साइंटिस्ट, कौन कौन? एक थे हुगो डी वेरीज, इनका नाम याद रखना है साइंटिस्टों का। 3 साइंटिस्ट है, हुगो डी वेरीज और कोरेंस, और एक थे आपके, इनका नाम की स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सी है, देख लिखते हैं एक बार, TSCHERMARK, है ना, ठीक है। क्या है ये, क्या नाम है, बताओ जरा। शेयर मार्क, ठीक है, शेयर मार्क, है ना। तो इनका नाम क्या था? शेयर मार्क था, है ना। तो हुगो डी वेरीज सबसे इंपॉर्टेंट ये नाम है, हुगो डी वेरीज, कोरेन एंड शेयर मार्क। इन 3 साइंटिस्टों ने क्या किया? डिस्कवर किया, डिस्कवर, रीडिस्कवर मेंडलीव, मेंडली बोल दिया ना। रीडिस्कवर किया किसको? मेंडल के वर्क को, है ना, मेंडल वर्क। तो मेंडल के वर्क को इन लोगों ने क्या किया? रीडिस्कवर किया। और बोला भैया ये तो सही बोल रहे थे, लेकिन देखो जब जिंदा थे तो किसी ने नहीं मानी, मरने के बाद सब मान रहे हैं, और क्या बना दिया? फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया। बोलो ये बात पता पड़ी? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? पक्का? चलो एक सवाल का और जवाब दो। मेंडल ने, देखो यार गार्डन था तो और भी तो प्लांट्स होंगे, तो सिर्फ पी प्लांट को ही, यानी गार्डन पी को ही क्यों स्टडी किया? शॉर्ट लाइफ स्पैन था, वेरी गुड।
तो चलो इसको लिखे क्वेश्चन की तरह। हमारा क्वेश्चन है वाई मेंडल चूज पाइसम सटाइवम। क्यों मेंडल ने चूज किया पाइसम सटाइवम को, है ना? तो बोलो रीजन, बोलो। फर्स्ट, ड्यू टू इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, कितना? 3 से 4 हफ्ते। हाँ 3-4 हफ्ते, बस एक आध महीना, इतने में काम हो जाता है ना? या 2-3 मंथ मान लो जा जाता है ना? तो नॉर्मल हम 3-4 हफ्ते ही मान के चलते हैं उसको, ठीक है? और बोलो और क्या रीजन हो सकता है? क्यों? क्योंकि पाइसम सटाइवम में क्रॉस पॉलिनेशन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों हो सकती है। तो वहां से वो टेस्ट क्रॉस भी कर सकते थे, है ना? तो वहां से ये पता पड़ सकता है कि ये जो जनरेशन है प्योर लाइन है या हाइब्रिड है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? बोथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन लिखे ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन पाइसम सटाइवम। ठीक है, और बोलो, और बोलो, अब बोलो। जो बोलो ना कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर शो करते हैं, है ना? तो ऐसे लिख दे, ऑल्सो शोज कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। चलो मुझे बताओ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का मतलब क्या है? हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा करेक्टर्स है, यानी नॉर्मली दो ही मानते हैं, एक डोमिनेटिंग और एक रेसेसिव। तो वो बहुत ज्यादा इसमें करेक्टर शो हो रहे थे। नॉर्मली मेंडलीव ने कितने करेक्टर्स देखे? हाँ मेंडल ने, सॉरी मेंडली बोला, मेंडल। तो नॉर्मली मेंडल ने कितने करेक्टर्स देखे थे? 7 करेक्टर्स देखे थे, है ना? तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर अपन लोग 7 करेक्टर्स लिखते हैं, कौन कौन से थे, और उनमें डोमिनेट कौन था और रेसेसिव कौन था उसको भी लिखते हैं, है ना? ठीक है, तो चलो जरा इसको नोट करो, थर्ड पॉइंट के अंदर ही लिखेंगे या थर्ड के बाद अलग से लिख देते हैं करेक्टर, 2 पॉइंट और है ना? तो फोर्थ करेक्टर लिख लेते हैं। फोर्थ, देखो नॉर्मली क्या होता है, सीड्स के पास आपने अभी कुछ टाइम पहले ही रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, वहां पे एक वर्ड सुना होगा, डोरमेंसी। क्या था डोरमेंसी? अगर किसी सीड को फर्टाइल कंडीशन में प्रोवाइड करवाया जाए, फेवरेबल कंडीशन, फिर भी वो ग्रो ना करे, उसको क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। दैट मींस डोरमेंसी क्या है? एक ऐसी कंडीशन है सीड के अंदर कि जब उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है उसके बाद भी वो ग्रो नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं डोरमेंसी, है ना? डोरमेंसी अच्छा वो है, पूछा जाता है। तो पी प्लांट जो है उनमें डोरमेंसी शो ही नहीं होती है ना? हाँ, पी प्लांट्स में डोरमेंसी शो ही नहीं होती है। दैट मींस यही तो इसका सबसे अच्छी चीज है। पता पड़ा सीड को बोया, सीड डोरमेंसी में चली गई, आगे एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पाया। तो हम क्या लिख सकते हैं? पाइसम सटाइवम not shows Pisum sativum seeds not shows dormancy शो नहीं करते हैं ना, ठीक है? या नॉट शोज डोरमेंसी स्टेट। अब ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा एक रीजन और बताओ, मैं हेल्प करूं? देखो मटर का पेड़ है तो एक साथ बहुत सारी मटर उग रही है क्या, है ना? दैट मीन्स उनके पास हर जनरेशन में नंबर ऑफ कलेक्शंस बहुत ज्यादा थे, यानी नंबर ऑफ करेक्टर्स बहुत ज्यादा। यार बहुत सारी सीट्स आ गई तो स्टडी के लिए बहुत सारी चीजें हो गई ना, स्टडी करने के लिए। समझ पा रहे हो? नहीं समझे? अरे नहीं समझे? हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हो रहा है। नंबर ऑफ करेक्टर्स का मतलब है नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा हो गई। जैसे मैं बोलता हूं ऐसे लिखते हैं, फिफ्थ, नंबर ऑफ सीट्स पर प्रोजेनी is very high।
पर हर प्रोजेनी में नंबर ऑफ सीट्स क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। अब नंबर ऑफ सीट ज्यादा होने की वजह से क्या है, ज्यादा, जब यार एक बात बताओ, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में कंटेंट बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा है, तो आप उसको आसानी से परफॉर्म करोगे ना। पता पड़ा जैसे वैक्सीन बना रहे थे, पहले चूहों पे टेस्ट होती थी, आपके पास 4 चूहे हैं, उनको आपने उनके ऊपर टेस्ट किया, वो चारों मर गए, तो अब एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं हो पाया ना। लेकिन वहीं पे आपके 100 चूहे हैं, सब पे अलग अलग तरह से यूज किया, तो अब क्या होगा, रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, जो पाइसम सेटाइवम है वो बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस कर रही है, और जब बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस कर रही है तो सबको अच्छे से स्टडी किया जा सकता है, यानी एक वैरायटी हो गई स्टडी करने के लिए। पता चला, बोलो क्लियर है। अब इसको नोट करो, फिर पढ़ते 7 कैरेक्टर्स जो है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल के वो कौन कौन से थे उनको देखते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे, जैसे एलील्स, क्या होते हैं एलील्स, है ना, इन सब चीजों को देखेंगे। तो चलो नोट करो जरा फटाफट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, और जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडलीव ने लिए थे, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव ने कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं लिया था, तो देखते कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने लिए थे, है ना। देखो, एक तरफ हम लोग करेक्टर लिख रहे हैं, एक तरफ हम लोग करेक्टर लिख रहे हैं, एक तरफ करेक्टर्स लिखा, एक तरफ उसमें लिख रहे हैं डोमिनेट कौन करता था, है ना, डोमिनेंट कौन है, और एक तरफ रेसेसिव कौन है। हाँ, करेक्टर ट्रेड एक ही चीज है, हाँ ठीक है, डोमिनेटिंग ट्रेड कौन सा है और रेसेसिव ट्रेड कौन सा है, और करेक्टर सेम चीज है ना। अब सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहले सबसे कॉमन जो आप हमेशा पढ़ रहे थे, हाँ, हाइट। किसकी हाइट, पेड़ की हाइट, है ना। तो डोमिनेंट कौन करेगा, जो टॉल है, तो टॉल वाला करेक्टर डोमिनेट करेगा, और रेसेसिव कौन होगा, डार्क, ठीक है, पहला। दूसरा करेक्टर, नहीं मैं पहले ये लिखूंगा, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन भाई, है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ फ्लावर। बताओ डोमिनेट कौन करेगा, एक्सियल, डोमिनेट कौन करेगा, एक्सियल, या एक्सिलरी बोलते हैं उसको, एक ही बात है, एक्सियल या एक्सिलरी। और रेसेसिव कौन होगा, टर्मिनल, है ना, कौन होगा, टर्मिनल। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर आ गया। अब यहां पर हाँ बोलो, टर्मिनल मतलब, नहीं नहीं, टर्मिनल मतलब साइड में नहीं होता है, सुनो सुनो सुनो, हाँ खुशबू एकदम सही कह रही हो। अगर ये आपका एक प्लांट है, यहाँ पर ये आपकी लीव्स है ना, तो जो एट द एंड जहां पर फ्लावर होगा ना, वो टर्मिनल है, यानी एक पूरी लीफ थी और उसमें एकदम टिप पे जो फ्लावर है वो टर्मिनल है। जबकि एक्सियल क्या होगा, आपका ये फ्लावर था, ये लीव्स थी, यहाँ पर ये लीव्स थी, और यहां पर ये फ्लावर बन रहा है, ये देखो साइड में, है ना, हाँ ये एक्सियल है जब साइड से निकल रहे हैं, लेकिन टॉप पे ना टिप पर, तो वो क्या है, टर्मिनल है। एक्सियल मतलब एक्सिलरी बर्ड से बन रहा है ना, तो एक्सियल मतलब जब साइड से फ्लावर से निकल रहे, टर्मिनल कब, जब एकदम ऊपर चोटी पे बैठा हुआ है। पता चला, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना सर, टर्मिनल कौन सा एक्सियल कौन सा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा फ्लावर बना लेना आप लोग, है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉड के बारे में बात करें। पॉड मतलब, पॉड मतलब ये देखो, मटर खाइए, मटर ऐसे कवर होता है ना, उसके अंदर से मटर रखी होती है, ऐसे करके ऐसे खाते हो, हाँ फली, वही फली, है ना, हाँ, तो उसको पॉड बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं पॉड, पॉड शेप, तो पॉड का क्या शेप होगा, डोमिनेंट में बोलो क्या शेप होगा, हाँ इन्फ्लेटेड, है ना, क्या होगा, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, है ना, इन्फ्लेटेड, INFLATED, इन्फ्लेटेड मतलब इस तरह से, इस तरह से होगा, है ना। दूसरा
हाँ कंस्ट्रक्टेड, तो सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड मतलब शेप कैसा होगा, इस तरह का, इस तरह शेप देखा है ना, कई सारी पीस में ऐसे भी शेप होता है, जो मटर के दाने के ऊपर ऐसे लेयर हो जाती है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड हो गया। इसके अंदर क्या रखा है, देखो यहाँ पे भी ये मटर बैठी हुई है आराम से, यहाँ पर ये रहा मटर, ये रहा मटर, ये रहा मटर, देखी मटर ना। चलो फोर्थ करेक्टर, पॉड का कलर, पॉड कलर। देखो ये चीजें पहले क्यों लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि यही भूलते हो तुम लोग, है ना। सीड का शेप, सीड का कलर सबको पता है, हाइट सबको पता है ना, लेकिन पॉड के बारे में और पोजीशन ऑफ फ्लावर ये हम भूल जाते हैं, है ना। तो पॉड कलर, डोमिनेंट कलर कौन सा होता है, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन इज द डोमिनेंट, और रेसेसिव इज येलो। तो याद रखना पॉड कलर, पॉड कलर और सीड कलर में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, सीड, कलर लू शेप लू, शेप ले ले, सीड शेप डोमिनेट करेगा कौन, राउंड, कौन करेगा, राउंड, यानी वो सीड जो पूरी तरह से गोल मटोल है वो होती है राउंड, ठीक है। दूसरा रिंकल्ड, रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब वो सीड जो पूरी तरह से गोल मटोल नहीं है, ऐसे करके पिचकी पिचकी सी सीड, है ना, तो ये क्या आ गया, रिंकल्ड आ गया, है ना। कितने हो गए करेक्टर, 5। सिक्स्थ करेक्टर, सीड, हाँ कलर, सीड कलर। अब कंफ्यूज कहां होते हैं बच्चे, पॉड कलर और सीड कलर में, तो इसलिए मैं सीड का कलर अलग उस कलर से लिख देता हूं, येलो इज डोमिनेटिंग कलर एंड ग्रीन इज रेसेसिव, है ना। अब बोलो क्या रह गया, हाँ फ्लावर कलर, एकदम बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 7 1 इज फ्लावर कलर। तो देखो फ्लावर का कलर कैसा होगा, जरा बताओ, डोमिनेट कलर कौन सा होगा फ्लावर का, कौन सा, पर्पल या वॉयलेट, पर्पल या वॉयलेट, हाँ बोलो बोलो, अरे मैंने पी लिख दिया, बोलो पर्पल या वॉयलेट, हाँ पर्पल याद रखना, ठीक है, यहाँ गलती करोगे। और रेसेसिव वाइट। तो देखो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ गए क्या मेंडल के। अब क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन ये चेंज कर सकता है कि कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है मेंडल का, है ना, और वहां पर इनमें से 3 होंगे और एक डिफरेंट होगा। आप लोग ज्यादातर किसको टिक कर लेते हो, पोजीशन ऑफ फ्लावर को सोचते हो मेंडल ने नहीं दिया और ये टिक कर देते हो, गलत हो जाता है, या फिर पॉड शेप और पॉड कलर। तो ये 7 के 7 कैरेक्टर बेटा आपने को पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्विकली नोट करो ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, उसके बाद फिर मेंडलिव के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जो लॉज है मेंडल के, है ना, तो फिर क्रॉसेस पढ़ेंगे, तो करो फटाफट नोट, हाँ बोलो, बुक में वॉलेट दिया है, चलो तो यार इसको चेंज करो भाई थोड़ा सा, बुक में वॉलेट दिया हुआ है तो वॉलेट करो, VOILET, ठीक है यही है, हाँ तो यार बुक में एनसीईआरटी में वॉलेट है, मतलब आप वॉलेट ही मानो, VIO है तो लो यार VIO, हमें तो भावनाएं समझनी है ना, तो भैया वॉयलेट कलर याद रखना, एनसीईआरटी में वॉयलेट दिया मतलब अपने को वॉयलेट ही पता होना चाहिए, फिर पर्पल गया भाड़ में, क्या देखोगे, वॉयलेट देखोगे, ठीक है, मतलब वॉयलेट और पर्पल लगभग बराबर से ही होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस जरूर होता है, डिफरेंस होता है, देखो तुम लड़की आओ, लड़की को ज्यादा पता होता है, ठीक है ना, तो तुम वॉयलेट मान के चलो भाई, है ना। अब कर लो नोट, चलो देखो यहीं पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं, देखो जो टर्म्स अपने को यूज होंगी, है ना, जो आपको बहुत कॉमनली टर्म्स बार बार मिलेंगी, अपन उनकी बात कर रहे हैं ना, तो हेडिंग डाल रहे हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो हेडिंग डालते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखो हमारा हेडिंग है सम
important terms, some important terms, जिसमें सबसे पहले है ना हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जीन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीन के बारे में। जीन को ही मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर, है ना। तो जीन को ही क्या बोला था मेंडल ने, फैक्टर बोला था। तो फैक्टर या जीन क्या है, सेम चीज है। क्या होती है जीन, बताओ। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। क्या होगी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन क्या होता है, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इसका मतलब जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं इनहेरिटेंस में, उन सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब जीन टर्म, जीन वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड बाय जोहेंसन। जोहेंसन, जॉनसन नहीं, जॉनसन बेबी पाउडर नहीं, जोहेंसन, है ना। तो जोहेंसन ने इंट्रोड्यूस किया ना। मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज्ड बाय, फैक्टर टर्म यूज्ड बाय किसने यूज किया, मेंडल ने, है ना। तो मेंडल ने किसको यूज किया, फैक्टर टर्म को यूज किया। बोलो ये बात पता पड़ी, है ना। अच्छा, सेकंड टर्म जो आपको मोस्ट कॉमनली मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, वो आपको मिलेगी एलील, एलील, है ना। एलील क्या होता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, है ना। ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, पेयर ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तो नहीं बोल सकते, ट्रेट्स और कैरेक्टर तो सेम हो गया। चलो पहले बताता हूं फिर आप मुझे बताना, है ना। 1 मिनट में एग्जांपल से बताता हूं एलील्स क्या होते हैं, वो समझाता हूं, फिर आप मुझे बताना, मैं उसको लिखता हूं, है ना। देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल देखो और एग्जांपल समझो। जैसे मैंने बोला हाइट, तो क्या हाइट एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, क्या हाइट एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना। अब हाइट देखो दो हो सकती है, या तो होगा टॉल, क्या होगा डाफ। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये जो है ये एलील्स है ना। इन दोनों ट्रेड को क्या बोला गया मिला के, एलील्स। हाँ, ट्रेड है ना, हाँ। कैरेक्टर हाइट है और टॉल और डाफ क्या है, ट्रेड्स है ना। ठीक है, इसका मतलब ट्रेड और कैरेक्टर अलग है ना। हाँ, ट्रेड और कैरेक्टर अलग है इसका मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। दैट मींस अब एलील को क्या बोल सकते हैं, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, TRAIT है ना। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का जो पेयर है ना, उसको क्या बोलते हैं, एलील्स। तो इसका मतलब याद रखना, हाइट जो है ये क्या है, देखो यहां सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना। तो हाइट क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। लेकिन टॉल और डाफ जो है ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है। तो ये क्या है, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, है ना। और इसी को हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया, एलील वर्ड्स को यूज किया। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट, हाँ बोलो। हाँ मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर ही तो हाइट और सारी चीजें आ रही थी, हाइट हो गया। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, दोनों बोल सकते हैं आप, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कैरेक्टर बोल दो, ठीक है। देखो कैरेक्टर और ट्रेड में ऐसी डिफरेंस देखेंगे, जैसे कैरेक्टर मतलब एक प्रॉपर्टी है ना। तो हाइट क्या एक प्रॉपर्टी है,
लेकिन अब उसमें वेरिएशन आ रहा है, कोई लंबा है कोई छोटा है ना। फ्लावर कलर एक प्रॉपर्टी है कि फ्लावर की, है ना, लेकिन कोई पर्पल है, पर्पल नहीं वॉयलेट है, वॉयलेट बोलने का भाई, कोई वॉयलेट है या कोई वाइट है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग चीज हो गए। ट्रेड मतलब जो हो, जहाँ पे वेरिएशंस आ गई वो ट्रेड्स है। ट्रेड्स क्या होते हैं, जिनमें वेरिएशंस आती है वो ट्रेड्स है। करेक्टर फिक्स है, करेक्टर फिक्स है, हाइट फिक्स है भाई, लेकिन अगर हाइट में वेरिएशन आए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। बोलो पता चल गया। हाँ, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, देखो जो जो चीजें हैं एकदम क्लियर करके चलेंगे, है ना। बहुत सी ऐसी भी चीजें जो देखो, मानो कि यार मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, बायो के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी क्लियर ना हो या मैं सही ना बता पाऊँ, तो तुम तो बेटर बता सकते हो ना उसको, तो वहां से तुम लोग सपोर्ट करते रहो और फिर ऐसी चैप्टर बहुत अच्छे से चलेगा अपना, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस। थर्ड थर्ड टर्म आप यूज करोगे होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस बोलो, है ना, क्या होगा, सेम ट्रेड्स, है ना, सेम ट्रेड्स, है ना। कैसे, एक एग्जांपल ले ले, जैसे मैंने बोला या तो कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी हो, तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी क्या है, होमोजाइगस, और ये भी होमोजाइगस। अच्छा एक चीज, इसका मतलब क्या मैं होमोजाइगस को लिख सकता हूं प्योर ट्रेड, कि होमोजाइगस क्या होंगे, वो प्योर ट्रेड्स होंगे, लिख सकते हैं, हैं, क्यों लिख सकते हैं ना, होमोजाइगस मतलब प्योर ट्रेड है, या तो वो प्योर प्योर ब्रीड है, या तो वो प्योरली शॉर्ट है, या प्योरली टॉल है, वहां पे कुछ वो हुआ ही नहीं है, मतलब वेरिएशन कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्योर, है ना, प्योर ट्रेड्स लिख सकते हैं ना, समझ पा रहे हो। जबकि हेट्रोजाइगस की बात करें तो वो हाइब्रिड ट्रेड्स हो गए, है ना। हाँ, तो प्योर ट्रेड्स या प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बोल सकते हैं, है ना। फोर्थ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस क्या होंगे, हाइब्रिड ट्रेड्स या इम्प्योर ट्रेड्स। तो इम्प्योर वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, तो हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ट्रेड्स, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब ये क्या हो गए, ये हाइब्रिड हो गए ना, है ना। करेक्टर तो टॉल वाला डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अब ये प्योर नहीं है, जैसे पहले होता था ना कि लोगों के अंदर होता था हम प्योर जीन्स है, जैसे हैरी पॉटर देखी थी, है ना, तो वो क्या नाग शक्ति वाले क्या बोलते थे कि हम लोग प्योर ट्रेड्स हैं, प्योर कैरेक्टर्स हैं, मतलब, है ना, क्या बोलते थे, हाँ हम पवित्र खून है, ये मिलावटी है, मगलू, मगलू लोग, है ना। हाँ ठीक है, जैसे वो क्या नाम था, वो जिंजर ग्रेंजर, हरमाइनी ग्रेंजर, उसको बोलते थे मगलू है ना। तो सेम वही चीज यहाँ हो रही है, ये प्योर है, ये नाग शक्ति वाले, ठीक है, और ये बाकी है बेचारे गरुड़ द्वार, है ना। हाँ चलो आगे बढ़े, तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ आ गया। उसके बाद एक टर्म फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। तो फिनोटिपिक का मतलब फोर्थ फिफ्थ, फिनोटिपिक ये एंड जीनोटिपिक, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, है ना, या फिनोटाइप या जीनोटाइप, या फिनोटिपिक या जीनोटिपिक, एक ही चीज है ना। तो आप तो फिनोटाइप लिख लो और जीनोटाइप लिख लो। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीरियंस, है ना। फिनोटाइप में हम देखते हैं फिजिकली कैसा है ना। तो फिनोटाइप में हम क्या देखेंगे, फिजिकल अपीरियंस, जबकि जीनोटाइप में क्या देखेंगे, जेनेटिक, जेनेटिक मेकअप। मेकअप का मतलब वो नहीं जो तुम लगाते हो, मेकअप का मतलब कैसे बना है, मेक मतलब और अप मतलब बनना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे जेनेटिक कोड्स वगैरह देखे जाते हैं, तो जेनेटिक मेकअप में क्या होता है, जीनोटाइप्स देखा जाता है। यानी एक तो है कि हाँ भैया ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन ये प्योर है ना। जैसे फिजिकली तो देखो
एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, देखो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैंने बोला कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों के दोनों देखो सेम है, दोनों के दोनों क्या है, टॉल है, तो दोनों का फिनोटाइप तो सेम होगा। यानी अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप सेम होगा, यानी दोनों टॉल है तो 2:0, यानी टॉलेस्ट टू डाफ क्या होगा, 2:0, यानी रेशियो किसकी है, टॉल और डाफ की। बोलो पता चल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे मैं जीनोटिपिक देखूं, यानी यहीं पे अगर मैं बात करूं जीनोटिपिक, तो जीनोटिपिक क्या होगा, 1:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:1। क्यों, एक प्योर है और एक प्योर नहीं है, पता चला। तो जीनोटिपिक में हम क्या देखते हैं, जीन से रिलेट करते हैं, है ना, यानी जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं। फिनोटिपिक में फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे कि फिजिकली कैसा है भाई, पता चला। इसके बाद पुनेट स्क्वायर, प्योर लाइन एक टर्म आती है, प्योर लाइन क्या होती है, प्योर लाइन, प्योर लाइन सोचो, प्योर लाइन क्या होगी, जिसमें सेल्फ ब्रीडिंग होगी। जैसे पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे बहुत पुराने जमाने में, उनमें क्या होता था, वो अपने घरों घरों में ही शादियां करते थे कि हम प्योर ब्रीड है, हम राजा महाराजा की ब्रीड है, तो हम अपने घर में ही रहेंगे, हम मिलावट नहीं करेंगे। तो ऐसे होता था पहले, है ना। तो लेकिन वहां से क्या होता है, आपको पता है ना कि प्योर ब्रीड अगर कंटिन्यू करेगी तो डाउन जाती रहेगी, है ना, क्वालिटीज कैरेक्टर्स खत्म होते रहेंगे या कम होते रहेंगे, सब में हाँ, ह्यूमंस, हाँ एनिमल्स में भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, प्लांट्स में भी उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही बोलेंगे। तो वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, कैरेक्टर सब खराब होने लग जाएंगे। इसीलिए तो क्या बोला जाता है कि डिफरेंट उसमें गोत्र में, जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो आप डिफरेंट गोत्र में शादी करो, कोई अलग भी कैटेगरीज है सब, है ना, तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, सेम उसमें नहीं करते हैं, पता चला, क्योंकि सेम जीन है तो वेरिएशन आए नहीं, जब वेरिएशन नहीं आए तो क्या हुआ, वो अपने आप को अडेप्ट ही नहीं कर पाए। देखो यार, जिसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, किसने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अरे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इवोल्यूशन चैप्टर में, बोलो किसने बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन, डार्विन ने बोलता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव कराएगा। तो अगर आपके अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ जीनो फिनोटिपिक नहीं देखते, हम जीनोटिपिक भी देखते हैं। बोलो पता चला। हम लोग प्योर ब्रीड की बात कर रहे थे दरअसल, है ना। हाँ, तो प्योर ब्रीड क्या होता है, जब 5-6 जनरेशन तक सेम ही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्योर ब्रीड बोलते हैं। पुनेट स्क्वायर पता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था लेक्चर स्टार्ट होती, किस चीज में हेल्प करता है, क्रॉसिंग में हेल्प करता है, पता पड़ता है, आसानी से हमें इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को स्टडी करने में हेल्प करेगा पुनेट स्क्वायर, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक ही कैरेक्टर की क्रॉस किए जाए, जैसे वाइड कर रहे हैं। डायहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो कैरेक्टर, जैसे हाइट ले लिया और कलर ले लिया, हाइट और कलर दोनों ले लिए, है ना, तो जहां पे दो कैरेक्टर आ जाए वो डायहाइब्रिड क्रॉस। ट्राइहाइब्रिड जहां पे 3 कैरेक्टर्स आ जाए, ठीक है ना, पता चला। तो चलो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इतना इनफ है, 5 टर्म्स आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, आप लोग नोट कर लो। कल से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल के लॉस के बारे में, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर सकते हो।